नाउ वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। ये पार्ट 2 होने वाला है बिजनेस का। बिजनेस एंड प्रोफेशन का पार्ट 2 होने वाला। पार्ट फर्स्ट में हमने काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में बात कर ली है। तो आज हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 में क्या क्या चीज़ें निकल के आने वाली है उसमें वन बाय वन हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स के बारे में। बिजनेस में मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं। देखो, एक तो कैश बेस पे होता है, एक मर्केंटाइल सिस्टम पे हमारा क्या होता है, अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट, एक होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन और अदर सोर्स। ये दो हेड जो हैं, ये थर्ड हेड होता है, ये फिफ्थ हेड होता है। ठीक है, ये थर्ड हेड है बिजनेस वाला, थर्ड हेड है, और ये जो है प्रोफेशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये फोर्थ है, फिफ्थ हेड, सॉरी फिफ्थ हेड है। इन दोनों में ही एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें क्या है, चॉइस बेस्ड होता है। एसएससी के पास चॉइस होती है, वो अडॉप्ट कर सकता है कौन सा सिस्टम अकाउंटिंग में, कैश सिस्टम या मर्केंटाइल सिस्टम अडॉप्ट कर सकता है, किस हेड के लिए, बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड गेन्स, और सेकंड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये दोनों केसेस में आप कोई भी सिस्टम यूज कर सकते हैं अकाउंट कार्ड। सेकेंडली, इन अदर वर्ड्स हेड्स द मैथ, इन अदर वर्ड्स द मेथड्स इज नॉट रेलिवेंट इन कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम। मेथड रेलिवेंट नहीं होता है टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए। नाउ हम बात करेंगे मर्केंटाइल सिस्टम। अच्छा है और इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछ लेते हैं हम लोग, है ना। अच्छा है, फर्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ अकरेंस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जिस समय कोई इनकम जनरेट होगी और एक्सपेंसेस ही अकर होंगे, उसी समय वही चीज़ क्या होती है, रिकॉर्ड की जाती है। ये ध्यान रखना, किस में, मर्केंटाइल सिस्टम पे। पहला तो ये। सेकंड, ध्यान रखिए जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम्स होंगी जो रिकॉर्ड किए जाएंगे, उनके अकरेंस के बेस पे पिछले साल जो भी है, क्योंकि जो असेसमेंट ईयर है उसका टैक्सेशन जो है प्रीवियस ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग लगेगा। तो उस केस पे क्या होगा, जो भी रिकॉर्डिंग की जाएगी मर्केंटाइल सिस्टम पे, वो इनकम और एक्सपेंसेस के अकरेंस बेस पे होगी। ठीक, अकरेंस मतलब जैसे ही घटित होगा वो होगा। ठीक है, हम एडवांस में या कोई चीज़ अगर खर्च नहीं हुई है या इनकम जनरेट ही नहीं हुई है या मिलनी बाकी है, एक्रूड बेस पे नहीं होगा। ठीक है। सेकंड केस है प्रॉफिट जो कैलकुलेटेड होता है या एक्चुअली जो अर्न होता है उसी के थ्रू होता है। देखिए इसमें साफ साफ लिखा भी है, प्रॉफिट कैलकुलेटेड इज एक्चुअली अर्न दो नॉट रिलाइज। प्रॉफिट अगर रिलाइज नहीं हुआ है तो उसको कैलकुलेट नहीं करना, जो एक्चुअल में अर्न हुआ है, जो एक्चुअल में कमाया है, जो प्रॉफिट हमने कमाया होगा उसके बारे में बात की जाएगी इसमें बस। ठीक, अब एक्चुअल में जो भी प्रॉफिट अर्न होगा, मान लिया जाए 1000 अर्न हुआ है तो प्रॉफिट जो एक्चुअल में प्रॉफिट शो कर रहा है, ऐसा नहीं कि कोई पैसा आना बाकी है, ड्यू कह सकते हैं, आउटस्टैंडिंग हो सकता है, या कोई ड्यू है पेमेंट, उस केस को हम प्रॉफिट रिलाइजेशन की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है गिव्स एन आइडिया ऑफ हाउ द बिजनेस इज डूइंग। ये एक आइडिया देता है कि बिजनेस कैसे किया जाए, कौन, मर्केंटाइल सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट है डज नॉट अलाउ फॉर ब्लेंटेंट मैनिपुलेशन। ब्लेंटेंट मतलब होता है स्पष्ट, या क्लियर भी कह सकते हैं इसको हम। मैनिपुलेशन मतलब हुआ कि आप इंटेंशनली कोई चीज़ को गलत अपने स्किल का यूज करते हुए कर रहे हैं, मैनिपुलेट करना कहते हैं। दैट मीन्स कोई भी चीज़ आप अपने स्किल के अकॉर्डिंग जो है, अपने अकॉर्डिंग किसी चीज़ डाटास को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं, जब उसको मैनिपुलेशन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मर्केंटाइल सिस्टम में आप कोई भी चीज़ मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है अर्न जो होती है, प्रॉफिट अर्न जो होता है वो एक्चुअल बेस पे होता है, रिलाइज्ड बेस पे होता है। ठीक है, और जो रिलाइज ही नहीं हुआ तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैश सिस्टम। कैश सिस्टम क्या है, इसके बारे में बात करते हैं भाई। ये खासकर प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, जैसे डॉक्टर्स। ठीक है, डॉक्टर्स के केस में बहुत बार यूज होता है, या एडवोकेट्स भी ये यूज करते हैं। ये आपका क्या कैश सिस्टम है, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, जिसे हम पेमेंट बोलते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का सिस्टम यूज होता है, यहाँ पर आप इफ रिसिप्ट्स एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर्स, उसी को रिकॉर्ड किया, जितना आपने रिसीव किया और जितना आपने पेड किया उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा। एक्सेस ऑफ रिसिप्ट्स ओवर डिसबर्समेंट जो होगा उसको आपको चेक करना है। एक क्रूडेड सिस्टम है, ठीक है, सिंपल सा है। इट शोज कैश फ्लो ऑफ बिजनेस, बिजनेस में पैसा कितना आ रहा है ये शो करता है। अलाउ फॉर मैनिपुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैनिपुलेशन अलाउ करता है। मैनिपुलेशन मतलब आप कोई भी चीज़ को गलत बना दें, गलत डाटा को छेड़खानी करके, टेम्पर्ड करके उसको क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट करके डाटास को, अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। इस केस में क्या होगा, कैश सिस्टम थोड़ा बहुत ड्रॉबैक भी इसमें एक चीज़ का है। नाउ चॉइस ऑफ मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग लाइज विद एसएससी। अब एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सा मेथड यूज करे, मर्केंटाइल या
दो मेथड मैंने आपको बता दिया, एक तो है मर्केंटाइल सिस्टम और एक है कैश सिस्टम। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकता है, बट ओनली वंस अ पर्टिकुलर मेथड इज अडोप्टेड इट मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। भाई एक मेथड अगर आपने मर्केंटाइल फॉलो कर लिया या कैश मेथड जो स्टार्ट कर लिया, जिसमें हम कैश मेथड में हमने कहा कि रिसिप्ट पेमेंट की बात करते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर अकर्ड होगा और जितना प्रॉफिट रिलाइज होगा उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा अकरेंस बेस पे। ठीक है, उसी चीज़ को कंसिस्ट करना पड़ेगा, मतलब लगातार उसी को चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक साल मर्केंटाइल सिस्टम चलाए, नेक्स्ट ईयर आपका कैश सिस्टम चलाए, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कैन नॉट ओवरराइड एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। भाई कोई भी प्रैक्टिसेस जो है अपने अकॉर्डिंग जो है ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको फॉलो करना पड़ेगा जो भी इनकम टैक्स के एक्ट है उनके प्रोविजंस को। ठीक है, दैट मीन्स रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। नाउ अब बात करेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में। ये डेप्रिसिएशन काफ़ी अच्छा है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नाउ डेप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे, अंडर सेक्शन 32 है, इसमें कुछ प्रोविजन होते हैं रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर बात करते हैं। इसमें क्या क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है, देखिए, एसएससी मस्ट बी ओनर ऑफ द एसेट। जो एसएससी होगा, टैक्स पेयर होगा, वो उस एसेट का ओनर होना चाहिए, तभी डेप्रिसिएशन लगेगा। ये ध्यान रखिए, आप किराए की एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करवा सकते। सेकंड केस, एसेट मस्ट बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड और प्रोफेशन। जो एसेट है वो बिजनेस और प्रोफेशन की कैटेगरी में आना चाहिए, और जो उसका यूज एप्लीकेशन जो है बिजनेस और प्रोफेशन के केस में होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। ठीक, सच यूज मस्ट बी इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर होंगे रेलिवेंट, जिस ईयर का टैक्सेशन कैलकुलेट हो रहा है, वो डेप्रिसिएशन उन्हीं ईयर का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भी 2000 असेसमेंट ईयर 2023-24 चल रहा है और 22-23 का ना हो गया, वो 2018 या 2015 किसी भी ईयर का आप डाल दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर का होना जरूरी है। आगे बात करेंगे, डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ। अब डेप्रिसिएशन किन किन चीज़ों के ऊपर आपको अलाउ किया जाता है। सबसे पहली बात है बिल्डिंग, ठीक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर्स और इंटेंजिबल्स। इंटेंजिबल्स कई चीज़ें आती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, विच कैन नॉट बी सीन। आगे बात करेंगे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने के साथ साथ क्या फॉर्मूला होगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक्स ऑफ एसेट्स। रिटर्न डाउन वैल्यू आप समझते हैं कि वैल्यू जो है डेप्रिसिएट होते हुए ईयर बाय ईयर घटती जाएगी। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब वही होता है। अब ब्लॉक्स ऑफ एसेट में निकालना है, जैसे सपोज आपको ओपनिंग WDB किसी की दी है, सपोज हम कहते हैं 10,000 दे रखी है। एट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, अगर आपने कोई ईयर आपने परचेज किया, मान लीजिए 2000 की कोई एसेट परचेज की है। लेस सेल ड्यूरिंग द ईयर, अगर आपने 5000 की सेल्स की है, ठीक है, क्लोज्ड WDB क्या हो जाएगी आपकी 7000। ठीक, नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। इफ एसेट इज पुट टू यूज लेस देन 180 days, देन इन अ ईयर डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड 50% ऑफ द एलिजिबल रेट। ये ध्यान रखना है कि अगर आपका एसेट जो है 150 डेज से कम हुआ है एप्लीकेशन, या उसका यूज कम हुआ है, जो डेप्रिसिएशन का रेट होगा, जितना भी एलिजिबल रेट होगा, उसका 50% ही माना जाएगा। ठीक, मान लिया जाए आपने कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर मान लिया जाए इस पर रेट था 20%, सपोज क्वेश्चन पर अगर ऐसा कुछ दिया है, ये 160 डेज ही यूज हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, 180 डेज से कम होने पर आपका ये 10% हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि 50% ही एलिजिबल रेट का माना जाएगा। ठीक, आगे हम बात करें। नाउ डिडक्शंस ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट इवन आफ्टर 31 मार्च बट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, सेक्शन 43B। कुछ डिडक्शन जो होते हैं 31 मार्च के बाद भी अलाउ माने जाएंगे, मगर बिफोर इनकम टैक्स फाइल करने से पहले अगर आपके कोई खर्चे होते हैं और 31 मार्च के बाद, वो कौन कौन से हो सकते हैं जिसमें अलाउड माना जा सकता है। अगर आपने कोई टैक्स देना है, ड्यूटी देनी है, सेस देना है या फीस देनी है, वो। सेकंड, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, अगर प्रोविडेंट फंड में या ग्रेचुइटी फंड में अगर कोई कंट्रीब्यूशन है, वो। पेमेंट ऑफ बोनस कई बार देर में आता है, कमीशन हो गया, या एक्सेट्रा टू एम्प्लॉइज। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो हैं आपके 31 मार्च के बाद भी डिडक्शन अलाउ मानी जाती है। किस केस तक, बिफोर ITR फाइलिंग। ITR फाइल करने से पहले तक की ये अगर आप खर्चे करते हैं 31 मार्च के बाद भी, ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं, ये जो भी एक्सपेंसेस हैं वो अलाउड माने जाएंगे, मतलब माइनस किए जा सकते हैं। ये फॉर्मेट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है।
जितने लोग भी इसे देख रहे हैं इसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि इस फॉर्मेट को देखने के बाद आपको क्वेश्चन करना शुरू कर लेंगे हम। और ये देखिए मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा लाइट पे। सबसे पहली बात आती है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये फॉर्मेट रहेगा नेट प्रॉफिट्स ईयरली बेस पे जितना भी अर्न किया है ये है। ऐड करेंगे, देखना इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस का मतलब हुआ जो नॉट अलाउड हैं और डेबिटेड हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो जो बिजनेस के खर्चे नहीं हैं उनको हटाना पड़ेगा, मतलब उसको ऐड करना पड़ेगा, वो एक्सपेंसेस को दोबारा प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किए गए हैं, उससे प्रॉफिट घट गया होगा। अब उसको बढ़ाएंगे हम, ठीक। सेकेंड है एडमिसिबल एक्सपेंसेस, सॉरी इनकम्स। एडमिसिबल इनकम्स ये 2 पॉइंट एक साथ एक ही चीज़ है। अलाउड बट नॉट क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट, कुछ ऐसी इनकम्स जो अलाउड तो होती हैं मगर वो गलती से या किसी भी रीजन से क्या हुआ क्रेडिट नहीं हुई पीएल अकाउंट पे, उसको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ है। देन ओवर वैल्यूशन ऑफ स्टॉक। ओवर वैल्यूशन ऑफ स्टॉक अगर होता है तो उस केस में उसको भी ऐड करेंगे, ये रियरली पॉइंट आते हैं। देन अंडर वैल्यूशन ऑफ, ओवर वैल्यूशन अगर ओपनिंग स्टॉक का है, ओवर वैल्यूशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, और अंडर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, दैट मीन्स OOS UCS। ओवर वैल्यूशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होता है, ये दोनों केस में ऐड हो जाता है, ठीक। इसी का रिवर्स देखेंगे, याद रखना ये माइनस करने हैं इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस अलाउड थे मगर उसको घटाए ही नहीं गए। कई बार कोई चीज़ छूट जाते हैं एक्सपेंसेस, प्रॉफिट का जो खर्चा होता है या बिजनेस का कोई ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड है वो माइनस करेंगे हम, ठीक। और ऐसे इनकम्स जो हैं इनएडमिसिबल इनकम्स होंगी जो अलाउड नहीं होती है मगर वो उसको गलती से क्रेडिट की गई है। जैसे मान लिया बिजनेस में अगर हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम डालेंगे तो वो इनकम यहाँ अलाउड नहीं मानी जाएगी, वो डिसअलाउड हो जाएगी, वो माइनस करनी पड़ेगी, ठीक। ये जैसी वाला है। ऐसे ही एडमिसिबल इनकम्स है अलाउड बट नॉट क्रेडिटेड इन पीएल अकाउंट, अलाउड तो होती है मगर यहाँ क्रेडिट नहीं हुई है, वो केस माइनस हो जाएगा। अब इसी का रिवर्स है अंडर वैल्यूशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड ओवर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों केस में माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है ये चैप्टर। तो ये माइनस करने के बाद जितनी भी इनकम आएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है ये चैप्टर। इट इज़ नॉट अ टफ चैप्टर, इट इज़ वेरी सिंपलर और वेरी इजी चैप्टर। EASY इजी चैप्टर है, ये याद रखना, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। सो डोंट पैनिक, हैव अ नाइस डे, ठीक है। अब जो है अब नोट्स की बारी है, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जल्द ही, तो बने रहिए वीडियो में। प्लीज़ एक चीज़ और कहना चाहूँगा, लाइक कर दीजिए, और आपने अगर पूरा वीडियो देख लिया है तो कमेंट भी पक्का करें, ठीक है। ये 2 चीज़ कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।